सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फिर आगे चल के एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो उसी जैसा होगा। अब अलग अलग बताऊंगा तो हर बार अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे ये होगा ना कि एक बार एक्सप्लेन कर दिया, अगले वाले में बस आपको याद दिला दूंगा, देखो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ऐसे किया था, उसी जैसा ये होगा। तो एक बार में सारे क्वेश्चन आप सीख लोगे, क्योंकि यहाँ देखो कहीं पर आपको एचसीएफ निकालना होगा, कहीं एलसीएम निकालना होगा, तो उसके बीच का डिफरेंस भी आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा कि हाँ किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे और क्यों निकालेंगे, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। तो एक बार में जितना ये डिस्कशन हो जाएगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आपसे भी कहूँगा कि एक बार में ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। पहले आप खुद से ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया आपने, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देख लो। फिर इस तरह वीडियो को पॉज कर देना, सेकंड वाला ट्राई करना, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर सोल्यूशन देख लो। फिर इस तरह से पॉज करके इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को एक ही बार में कंप्लीट कर लेना, तो देखोगे ज़्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि यहाँ देखो वर्ड प्रॉब्लम है ना, आपको क्वेश्चन को समझ के ये आइडिया लगाना है कि हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, कि सिंपल फैक्टर्स की बात हो रही है, मल्टीपल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में एक डाउट हो रहता है कि क्या निकालना है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो जिस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना होगा ना, देखोगे वहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम लिखा हुआ मिल जाए, यानी एचसीएफ जहाँ निकालना होगा उस क्वेश्चन में जो पूछ रहा होगा वो ज़्यादा के बारे में पूछ रहा होगा कि बताओ मैक्सिमम कब मिलेगा, या लॉन्ग या लॉन्गेस्ट पूछ रहा होगा, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, मोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सब क्या है, ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरह एलसीएम की बात कर लें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट की बात कर रहा है, ज़्यादा की बात कर रहा है। एलसीएम, एल फॉर लोएस्ट, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है। तो यहाँ आप देखोगे जिस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होगा वहाँ आपको हो सकता है मिनिमम दिख जाए, शॉर्टेस्ट दिख जाए, स्मॉलेस्ट दिख जाए, लीस्ट दिख जाए, यानी अब देखोगे वहाँ कम की बात हो रही है। तो जहाँ पर ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ आपको एचसीएफ निकालना पड़े। या जिस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएँ, या और कोई भी वर्ड जिससे आपको कम का आइडिया लग रहा हो कि हाँ कुछ कम के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एलसीएम वहाँ निकालना हो। बहुत ज़्यादा चांस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ देख के आंख बंद करके आपको काम नहीं करना है कि मैक्सिमम दिख गया तो बस अब आगे हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, एचसीएफ निकाल दो। शॉर्टेज दिख गया तो बस एलसीएम ही निकालना है, स्मॉलेस्ट दिख गया एलसीएम ही निकालना है, आगे हमको कुछ नहीं पढ़ना। क्वेश्चन भी पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखी होंगी तो इसी तरह से अप्लाई होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है तो वहाँ एलसीएम ही निकालना होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। अभी आप क्वेश्चन एक देखोगे जहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट पूछा है लेकिन वहाँ एलसीएम निकालना होगा। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि ग्रेटेस्ट, तो मैंने एलसीएम बताया था, आंख बंद कर एचसीएफ निकाल दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको सिर्फ आसान बनाने के लिए है क्वेश्चन, कि देख के एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ लग रहा है कि एचसीएफ निकालना है, लग रहा है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नंबर दिया है तो आप देखोगे उसके जो फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर के बराबर या उससे कम होंगे। इसी तरीके से अगर मल्टीपल की बात कर रहा है तो मल्टीपल उस नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो 6 का, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो देख रहे हो 6 का फैक्टर या तो 6 होगा या उससे कम ही होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा फैक्टर, जो नंबर लिया उससे कम ही होगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई। अगर 6 के मल्टीपल पूछूँ, यानी 6 के टेबल में कौन कौन आता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, इस तरह चलता चला जाएगा। तो देखोगे अगर मल्टीपल की बात करें, जैसे 6 का बात कर रहे हैं, तो या तो वही नंबर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। तो देखो ये ज़्यादा की बात हो रही ना। और फैक्टर में क्या आता है आपका, इसी में एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मल्टीपल की बात करें तो यहीं आपको एलसीएम देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन देख के अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि इसका आंसर जो नंबर दिए हैं उससे ज़्यादा आने वाला है, तो समझ जाना है एलसीएम निकालना है। अगर कम आने वाला है इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को और ईजी बना सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइजर के खरीदे। फर्टिलाइजर यानी जो आपके उर्वरक होती है, जिसे खाद कहते हैं, खेत वगैरह में डाली जाती है ना, उसका वेट दिया हुआ है। एक बैग है 75 kg का, दूसरा 69 kg का। आपको क्या बताना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर। मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उस वेट की जो कि मेज़र करे। मेज़र करने वाला वेट का मतलब क्या है, जिससे हम किसी चीज़ को तौलते हैं, उस वेट की बात हो रही है। हिंदी में जिसे बट्टा या बटखरा कहते हैं, तराजू पे रख के तौला जाता है ना जिससे। ये ऐसी चीज़ देखी होगी ना आपने, ये 1 किलो का है, ये 500 ग्राम यानी आधा किलो, 200 ग्राम। इसी तरह बड़ा भी आता है 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो यही इसी को वेट, इसी की बात कर रहा है कि मेज़र करने वाले वेट बताओ, यानी बट्टे या बटखरे की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उस वेट की, यानी वो बटखरा बड़ा से बड़ा कितना हम ले सकते हैं जो कि मेज़र करे द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। फर्टिलाइजर का वेट करना है। अभी 75 kg है, एक बार में तोला गया नहीं,
थोड़ा थोड़ा करके निकाल के तोला जाएगा। तो जितनी बार हमने तोला जाएगा, जैसे मान लो 10 बार में तुलेगा, 15 बार में, 20 बार में, जितनी बार में तुले, तो वो एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 बार से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 10 बार से थोड़ा कम होना चाहिए। जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट नंबर हो। अब इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। तो वही टेक्निक लगाएंगे जो मैं हमेशा बताता हूँ। क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको छोटा बना लो। तो छोटा बनाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 10 किलो की बोरी है, ठीक है, उसके अंदर फर्टिलाइजर भरा हुआ है, उसको तोलना है हमको। उसके लिए हमने 2 किलो का बट्टा ले लिया। तो बट्टा इधर रख लोगे और यहाँ इस बोरी में से आप फर्टिलाइजर निकाल के डालोगे, डालते जाओगे। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब 2 किलो अब तौल गया। बट्टे से जितने किलो का आपने बट्टा लिया होगा, एक बार में उतना ही किलो नापेगा। 2 किलो लिया तो एक बार में 2 किलो नापेगा, ठीक है। तो एक बार निकाल के नापोगे 2 किलो नप जाएगा। तो यहाँ से आपने निकाल लिया तो अब 8 किलो बचा। फिर से 2 किलो निकाल लोगे तो यहाँ अब 6 किलो बचेगा। और 2 किलो नापते हुए, तौलते हुए और एक किनारे रखते जाओगे। तो जहाँ रखते जाओगे वहाँ इकट्ठा होता जाएगा। एक बार में 2 किलो, दोबारा 2 किलो, फिर 2 किलो, फिर 2 किलो, फिर 2 किलो, इस तरह करते करते देखो कितना हो गया, 10 किलो हो गया। तो 5 बार में ये पूरा तुल जाएगा अगर हमने 2 किलो का बट्टा यूज़ किया। अच्छा, अगर हमने 5 किलो का बट्टा यूज़ किया तो एक बार में 5 किलो, दोबारा 5 किलो हो गया, 10 किलो तुल गया। यानी 2 बार में आपका ये पूरी बोरी जो है तुल जाएगी। अगर हमने 3 किलो का बट्टा यूज़ किया तो क्या होगा? एक बार में 3 किलो, दोबारा 3 किलो, दोबारा 3 किलो, 3 + 3 + 3 क्या होगा? 9 किलो। यानी 9 किलो तुल गया, 10 किलो था, अब 1 किलो बचा। अब बट्टा हमारा 3 किलो का है और जैसे मैंने बताया जितने किलो का बट्टा उतना ही किलो तुलेगा उससे। 1 किलो अब नहीं तुल पाएगा, बच जाएगा। तो आप ये कहोगे कि अगर 3 किलो का बट्टा हम यूज़ करेंगे तो 3 बार हम इसको तोलेंगे लेकिन फिर भी 1 किलो बच जाएगा। तो पूरा नहीं तोल पाया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं तोल पाया। आपने कहा 3 बार तोल तो गया लेकिन बच गया थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, नहीं बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा तोल जाए। अब देखो यहाँ हुआ क्या, 10 किलो की बोरी हमको तोलनी थी, 2 किलो का बट्टा लिया तो तोल गया, 5 किलो का बट्टा लिया तो पूरा तोल गया, 3 किलो के बट्टे से नहीं हुआ। ऐसा क्यों पता? क्योंकि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। जो टोटल हमारा वेट था, जो बोरी थी वो 10 की थी, तो 10 का फैक्टर 2 है। इसी तरह 5 10 का फैक्टर है, इसीलिए पूरा तुल गया। 3 10 का फैक्टर नहीं है, 3 10 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए नहीं तुल पाया। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि अगर हमको तौलना है तो जो टोटल वेट है बट्टा उसका फैक्टर ही लेना पड़ेगा कोई। तो फैक्टर समझ गए कि यहाँ फैक्टर की बात हो रही है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन यहाँ तो भैया 2 बोरी है, 75 kg और 69 kg। इसका मतलब जो बट्टा हम यूज़ करेंगे वो 75 का ही फैक्टर होना चाहिए और 69 का ही फैक्टर होना चाहिए। यानी दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। और जो वेट होगा वो कैसा हो? मैक्सिमम हो, ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होना चाहिए। देखो आ गया, HCF निकालना है। नहीं तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैक्सिमम दिख गया तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको HCF निकालना पड़े। तो पहले से अगर माइंड में आपका रहेगा कि यार HCF निकालना है तो आपका समझना आसान हो जाएगा। तो एक तो वो बता दिया मैंने कि हाँ देख के ही डायरेक्ट कैसे आइडिया लगा सकते हो, और दूसरा समझा के बता दिया कि क्यों हम फैक्टर ही निकालेंगे, क्यों HCF ही निकालेंगे। तो ये बात समझ गए कि HCF निकालना है। अब बाकी आंसर लिख के कैसे दिखाना है, सारा खेल वही है। बाकी समझ तो गए कि हमको 75 और 69 का फैक्टर निकालना है और HCF निकालना है, और HCF की वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से पूरा कॉपी करोगे, ये लेके पूरी ये जो लाइन है ये इसको आपको कॉपी कर देना है, लिख लेना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? इज द HCF। किसका HCF? वेट का HCF, जो बोरी का वेट है। इज द HCF ऑफ वेट्स, किसका वेट? ऑफ 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर, यही लिख दो। अब आपको HCF निकाल लेना है। 75 का निकालोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो 3 से डिवाइड कर लो, जैसे आपने HCF निकालना सीखा होगा। 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 = 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 = 5। 69 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 ज़ा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, मतलब कैसे लिखेंगे इसको? 75 को 3 × 5 × 5, 69 को 3 × 23। कॉमन देख लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बस यही है ना। तो HCF क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब लास्ट लाइन आप लिख दो 10। द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, जो हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, वो क्या होगा? इक्वल्स 3 kg। 3 आंसर आ रहा था ना, तो 3 kg ये हो गया पहले वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 लड़के हैं, वो एक ही जगह से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दियर स्टेप्स मेजर। स्टेप मेजर का मतलब है कि एक कदम चलने पे कौन कितना दूर जाता है। जैसे आप खड़े हो, एक कदम बढ़ाओगे तो कुछ दूर जाओगे ना, तो वो कितना दूर जाओगे एक कदम चलने पे। तो वो तीनों लड़कों का दिया हुआ है। एक लड़का है जो एक कदम बढ़ाता है तो 63 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर, तीसरा 77 सेंटीमीटर, इस तरह से। आपको क्या बताना है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। आपको वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी, कम से कम दूरी बतानी है जो हर एक तय करे। यानी तीनों से कह दिया कि भैया आपको इतना दूरी तय करनी है, इतनी दूर आपको जाना है।
लेकिन कैसे जाना है, कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी जो पूरा पूरा कदम लेना है, यानी एक कदम में आप जितना दूर जाते हो उतना ही जाना है, ऐसा नहीं कि कोई कदम आपको छोटा लेना पड़ जाए। अब देखो यहाँ मिनिमम, इसी को देख के आइडिया लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि एलसीएम निकालना पड़े, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा। यहाँ से आप समझ तो सकते हो कि एलसीएम निकालना है, लेकिन क्यों निकालना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम पहले वाले लड़के की बात कर लेते हैं जो एक कदम में 63 सेंटीमीटर चलता है। जैसे यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, उस बंदे का नाम ए है, ठीक है। एक कदम लेगा तो कहाँ जाएगा, वो 63 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा। दूसरा कदम लेगा तो फिर से वो 63 सेंटीमीटर लेगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग से वो कितना दूर रहेगा। यानी यहाँ से यहाँ चला तो 63 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ चला तो 63 सेंटीमीटर। आपसे टोटल पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 63 + 63 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 126 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा स्टेप लेगा तो स्टार्टिंग से वो कितना दूर निकल गया, आप कहोगे मैंने 63 और ऐड कर दो 126 में, तो 189 हो गया। अब अगर वो डिस्टेंस जो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, मान लो अगर 63 सेंटीमीटर है, यानी ए वाले से कहा कि तुमको 63 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो वो क्या करेगा, एक कदम बढ़ाएगा, पहुंच जाएगा। यानी उसको एक कदम पूरा लेना पड़ेगा, एक कंप्लीट स्टेप में वो जो डिस्टेंस उसको जानी थी वो चला जाएगा। अगर मैंने उससे कहा कि तुमको 126 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो वो क्या करेगा, 2 कदम उठा लेगा, 2 कंप्लीट स्टेप में वहाँ पहुँच जाएगा। अगर मान लो मैं उससे कहता हूँ कि तुमको 150 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो वो क्या करेगा, एक स्टेप लेगा तो 63 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा, दूसरा स्टेप लेगा तो 126 सेंटीमीटर दूर जाएगा, तीसरा स्टेप लेगा तो जैसे मैंने बताया था वो कहाँ पहुँच जाएगा, 189 में पहुँच जाएगा। लेकिन उसको 150 भी जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप तो पूरा लेना पड़ेगा, और तीसरा वाला उससे कहा जाएगा भाई छोटा स्टेप ले लो, कंप्लीट स्टेप ना लो, कंप्लीट लोगे तो आगे निकल जाओगे, एक छोटा कदम आपको चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए। यानी कंप्लीट स्टेप फिर नहीं ले पाएगा, वो उससे कम ही ले पाएगा, 2 तो पूरा लेगा, लेकिन एक जो आखिरी वाला स्टेप होगा वो छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कंप्लीट स्टेप उसको लेना पड़े, कोई स्टेप उसका छोटा वटा ना हो, और वो तभी हो पाएगा जब वो या तो 63 सेंटीमीटर की आपने दूरी दी हो, या 126 दी हो, या 189 दी हो। तो ये 63, 126, 189 क्या है, अब देखो 63 के मल्टीपल्स हैं, 63 के मल्टीपल 63 हो गया, 126 हो गया, 189 हो गया, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस भी हमारे आंसर में आएगी वो मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 3 नंबर है, 3 लड़कों की बात हो रही है, इसका मतलब मल्टीपल तो है, लेकिन कैसा, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। यानी वो डिस्टेंस ऐसी हो कि पहला वाला लड़का भी उसे कंप्लीट स्टेप में पूरा कर ले, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर ले। और कंप्लीट स्टेप से तभी करेगा जब इन तीनों का वो मल्टीपल होगा। और हमको कम से कम वाली दूरी बतानी, मिनिमम वाली, यानी L लगा दो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस आपको यही समझाना था कि हमको निकालना क्या है, ये समझ गए कि एलसीएम निकालना है हमको। या जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर जो नंबर दिया है उससे ज़्यादा आंसर आने की चांस है, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना होगा। देखो अगर एक कदम बढ़ाएगा पहला वाला लड़का तो 63 सेंटीमीटर दूर जाएगा। अब कम से कम एक स्टेप तो लेगा ही वो, उससे ज़्यादा भी ले सकता है, यानी जो आंसर है वो 63 या 63 से ज़्यादा ही आएगा अगर सिर्फ एक लड़के की हम बात करें। तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि एलसीएम निकालना है। तो अब समझ गए एलसीएम निकालना है, अब हम निकाल लेते हैं। तो आंसर में आप पहली लाइन लिखोगे यहाँ से, ये पूरी जो लाइन है ये, बस ईच के बाद यहाँ बॉयज़ लगा देना। द मिनिमम डिस्टेंस ईच बॉयज शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, क्या होगा, इज द एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम, उनके स्टेप का जो मेजर है, एलसीएम ऑफ मेजर ऑफ दियर स्टेप्स। अब एलसीएम आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, 63, 70, 77। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एक नंबर भी, यानी 63, 70, 77 में से कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। जब तक भी कोई एक नंबर भी डिवाइड होगा हम डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड ना हो उसको ऐसे ही उतार लो। 70 डिवाइड होगा, 2 3 = 6, 2 5 = 10। 77 भी डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही उतार लो। अब देखो 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा, तो अब अगले प्राइम नंबर यानी 3 पे बढ़ जाते हैं। 3 2 = 6, 3 1 = 3। 35 नहीं होगा तो उसको ऐसे ही उतार लो। 77 भी नहीं होगा, उसको ऐसे ही उतार लो। अब फिर से 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 21 डिवाइड होगा, बाकी हो ना हो। 3 7 = 21 और 35 हमारा ऐसे ही होगा और 77। अब देखो 3 से कोई भी तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, तो अब अगले प्राइम नंबर जो कि हमारा 5 है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। 5 से कोई डिवाइड होगा, हाँ 35 डिवाइड होगा, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। 7 नहीं होगा इसलिए ऐसे ही उतार लो। 5 7 = 35 और ये हमारा 7 हो गया। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 7 11 = 77। अब ये 7 से नहीं डिवाइड होगा, 11 से होगा, तो 1 ऐसे ही उतार लो, 1 ऐसे ही उतार दो। 11 1 = 11। जब सब 1 आ जाए तो मतलब हमारा काम हो गया। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज,
या फिर ऐसे लिख लो 77 इक्वल्स, आगे जगह हो तो आगे लिख सकते हो। क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं इनको सब मल्टीप्लाई करके लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और इसकी वैल्यू आएगी 6930। अब लास्ट लाइन में लिखोगे दस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस कितना है 6930 सेंटीमीटर, यानी ये वो डिस्टेंस है जो कि तीनों पूरे स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए कोई स्टेप इनको छोटा बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जैसे लेंथ की बात पहले कर रहा है तो ये लेंथ है 825, उसके बाद ब्रेथ की बात कर रहा है तो ये ब्रेथ है, और हाइट की बात कर रहा है तो ये हाइट है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको एक टेप, एक फीते की ज़रूरत है जिससे ये तीनों ही जो डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उस रूम की, उसको मेज़र किया जा सके। आगे एक वर्ड लिखा है एग्जैक्टली, यानी पूरी तरह से, वो फीता छोटा कम ना पड़े, एग्जैक्टली पूरा ना बजाए। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वॉल है, इसकी जो लंबाई है वो 450 सेंटीमीटर की है, और ये जो काले रंग का देख रहे हो ये एक टेप है, एक फीता है जिससे हम नापेंगे कि कितना आएगा। ये जो फीता है वो 150 सेंटीमीटर का है। तो चलिए इसको नाप के हम देखते हैं कैसे नापेगा ये। जैसे हमने ये फीता लाया और यहाँ रख दिया, तो हमने देखा ये 1 और ये 2 और ये 3। तो देख सकते हो ये जो पूरी दीवार है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी बड़ी है, हम कहेंगे 3 फीते के बराबर है, यानी 3 बार में ये पूरा नप गया। अब एक दूसरी दीवार है जो कि इससे थोड़ी सी लंबी है, इसको देखें तो देखो एक बार हमने यहाँ नाप लिया कि एक फीता हो गया, दूसरा हो गया, और फिर जहाँ ही खत्म हो रहा है यहाँ रख देंगे, तीसरा हो गया। अब अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखूँ तो वो फीता आगे निकल जा रहा है ना, यानी बराबर नहीं आ पा रहा है। हम ये तो कह सकते हैं हाँ 3 फीते से कुछ ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा ये नहीं, यानी ये फीता एग्जैक्टली नाप नहीं पा रहा है इस दीवार को। तीसरे फीते के बाद ये जो आगे का हिस्सा है इसकी लंबाई रह जा रही है, नहीं नाप पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमको यही कहा गया है कि फीता हमको ऐसा लेना है कि दीवार पूरी तरह से नप जाए। जैसे मैंने ऊपर वाली दीवार का बताया था कि ये 450 सेंटीमीटर की है और फीता हमने 150 सेंटीमीटर का लिया, तो 3 बार में ये पूरा नप गया। ऊपर वाली दीवार क्यों नप गई, क्योंकि जो फीते का हमारा साइज़ है वो दीवार के जो साइज़ है उसका फैक्टर है, 450 का फैक्टर है ये 150, यानी 450 को अगर 150 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 450 इक्वल्स 150 इंटू 3, यानी अगर हमको 450 सेंटीमीटर की दीवार को नापना है इतनी लंबी, तो 150 सेंटीमीटर का फीता लेंगे तो 3 बार में हमारा ये पूरा नप जाएगा। यहाँ 3 फीते के बराबर है ये दीवार। पूरा नप इसलिए गया क्योंकि 450 150 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 150 450 का फैक्टर है। तो यहाँ समझ गए कि दीवार की हमको हाइट नापनी है, जैसे वो उस क्वेश्चन के अंदर तीनों हमको नापना है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो फीता ऐसा हमको लेना पड़ेगा जो उन तीनों नंबर का फैक्टर हो। तो तीनों का फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, और लॉन्गेस्ट टेप की बात कर रहा है, लंबा सा लंबा, यानी यहाँ किसी बड़ी चीज़ की बात हो रही है तो यहाँ हम हाईएस्ट की बात कर सकते हैं, यानी HCF की बात कर रहा है ये। नहीं तो आप डायरेक्ट ही लॉन्गेस्ट देख के आइडिया लगा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि हमको क्या करना है और क्यों हमको करना है। HCF निकालना, ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि देखो लॉन्गेस्ट दिख रहा है तो बड़े की बात कर HCF निकाल दो, लेकिन क्यों हम निकालेंगे ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिया। अब हमको बस आंसर लिख के दिखाना, ये समझ गए कि हमको HCF निकालना है इन तीनों का। तो सबसे पहले आप यही लाइन कॉपी करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज द HCF ऑफ, ये क्या होगा, HCF होगा। किसका HCF, जो हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट है, यानी वो जो तीनों डायमेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, HCF ऑफ द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। तो एग्जैक्टली का मतलब आप समझ गए होगे कि पूरी तरह से नप जाए, कुछ छोटा बड़ा ना पड़े, और वो तभी होगा जब हम HCF निकालेंगे। अब HCF निकाल लो इसका, ये 3 से डिवाइड होगा 275 आएगा। अब मैं HCF निकालने बहुत टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस की होगी। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 55 आ जाएगा, फिर 5 से तो 11 हो जाएगा, फिर 11 से तो ये 1। इसी तरह 675 और 450 का भी फैक्टर आप निकाल लोगे। तो 825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 675 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 450 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन देख लो, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, और 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ। तो HCF क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 75। लास्ट लाइन आप लिखोगे, दस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप, जो लेंथ हमको चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट टेप की, वो कौन सी होगी, इक्वल्स 75 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आ गया तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि एलसीएम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन भी हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ सच में एलसीएम निकालना है कि नहीं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको बताना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो आपको सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर आपको ऐसा बताना है जो कि डिविजिबल हो किससे, 6, 8 और 12 से। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी हम सिर्फ 6 की अगर बात कर लें तो 6 से 6 डिविजिबल है, हाँ 6 1 6, 6 से 12 डिविजिबल है, हाँ 6 2 12, 18 क्या 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 6 3 18। तो ये 6, 12, 18 क्या है, ये 6 के मल्टीपल हैं, 6 के टेबल में आते हैं, इसीलिए ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब जो नंबर हमको चाहिए वो 6 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल है वो। स्मॉलेस्ट चाहिए यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो आंसर में पहली लाइन लिखोगे द नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। वो नंबर्स जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हैं वो कौन से होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे ऑफ दीज, यानी इन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल होंगे। अब ध्यान रखना कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक नहीं होता बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं। 6, 8, 12 इस तरह लिख लोगे। 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। फिर से 2 से डिवाइड करो, 3 तो डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही उतार लो। 2 2 4, 2 3 6। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 3 ऐसे ही उतार लो क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 2 1 2 और 3 ऐसे ही उतर जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3 और 1 तो आ ही चुका, 3 1 3। अब 1 1 1 हो गया ना, मतलब हमारा काम हो गया। तो एलसीएम आप लिखोगे 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल्स 24। तो एलसीएम हमारा 24 आ गया। तो क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि हमसे क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। जो हमारा आंसर है वो तो 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ एक बात और आप याद रखना, इसे नोट डाउन कर लेना कि कोई नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं 6, 8 और 12। इनका सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 24 है, लेकिन ये अकेला ही कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसके बाद और भी कॉमन मल्टीपल आएंगे, लेकिन सबसे छोटा वाला ये है तो एलसीएम तो यही होगा। लेकिन और कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 24 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। यानी एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो इन नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा। तो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 24 आर 24 1 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, तो अगला आपका 48 हो गया। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, यानी अगला मल्टीपल आपका 72 हो गया। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 होगा, तो 96 अगला मल्टीपल हो गया। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 120 और 120 आपका अगला मल्टीपल हो गया। तो अब देखो ये जो 120 है ये है एक 3 डिजिट नंबर, और हमको क्या चाहिए था, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर चाहिए था। आगे पढ़ते जाएंगे तो और बड़ा आ जाएगा, यानी 120 से आगे चलेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। 120 से एक पीछे जाएंगे तो 2 डिजिट आ जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा जो है नंबर जो कि डिविजिबल हो 6, 8 और 12 से, वो 120 है। तो 120 के बाद कॉमा लगा के ऐसे 3 डॉट आप लगा देना, यानी आगे भी जाएगा। तो 120 हमारा आंसर हो गया, तो यही आप लिख दोगे। Thus the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 equals 120। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। यहाँ हमको एलसीएम नहीं निकालना था बल्कि कॉमन मल्टीपल हमको देख लेना था। तो जो कॉमन मल्टीपल होगा 6, 8 और 12 का, वही ऐसा नंबर होगा जिससे ये तीनों डिविजिबल होंगे। तो कॉमन मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है, एलसीएम से स्टार्ट होता है सबसे पहले, इसीलिए हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम के जो मल्टीपल होंगे वो 6, 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल होंगे। हमको सबसे छोटा 3 डिजिट का कॉमन मल्टीपल चाहिए था 6, 8 और 12 का, तो हमने 24 के मल्टीपल निकाल लिए और सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर हमको मिला वो 120 मिला, क्योंकि उससे छोटा तो 96 था जो कि 2 डिजिट का था। आगे चलते तो 3 डिजिट का तो मिलता है लेकिन वो बड़ा होता, स्मॉलेस्ट हमारा ये 120 ही था। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। एकदम 4th वाले क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना था, यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 8, 10 और 12 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उस एलसीएम का मल्टीपल निकाल लेंगे। तो पहली लाइन आप लिखोगे द नंबर्स डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ देम, या दीज लिख सकते हो, यानी 8, 10 और 12 का कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए। लेकिन सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का निकालना है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 5 तो होगा नहीं तो 5 ऐसे ही उतार लो, 2 3 6। अब फिर से एक बार 2 से डिवाइड होगा क्योंकि एक 2 हमारे पास है, 2 1 2, 5 ऐसे ही उतार लो, 3 ऐसे ही उतार लो। अब 3 से डिवाइड होगा,
तो ये तो 1 आ गया, ऐसे ही उतार लो, 5 नहीं होगा, 3 1 जा 3। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, कि 1 हो गया, 5 1 जा 5 और ये 1, अब तीनों 1 आ गया, यानी काम हमारा हो गया। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि होगा 120। अब 120 एलसीएम आ गया, यानी 120 8 10 12 से डिविजिबल तो है, इनका कॉमन मल्टीपल है। और कैसा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट वाला, सबसे छोटा वाला। हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999। तो 120 हमारा 3 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल भी है 8 10 12 से, लेकिन हमको बड़े से बड़ा चाहिए। तो जैसे मैंने 4th वाले में बताया था कि इस एलसीएम के जो मल्टीपल होंगे, जो भी एलसीएम के मल्टीपल होंगे, वो सारे वो नंबर होंगे जो 8 10 और 12 से डिविजिबल होंगे। तो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 120 आर। अब 120 के टेबल पढ़ते जाओ, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 240 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 होगा। तो अगला मल्टीपल कौन सा हो गया 120 का, 360 हो गया। इसी तरह 480, फिर 600, 720, 840, 960 और 960 के बाद आएगा 1080। लेकिन 1080 ये 4 डिजिट नंबर है, तो बस हम 960 तक रखेंगे। ज़्यादा हम 960 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, और भी बड़ा से बड़ा तो बड़ा वाला हमने ले लिया, वरना स्टार्ट तो 120 से हो रहा था। 120 240 ये सब 3 डिजिट नंबर थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला हमको चाहिए था, सबसे बड़ा हमारा 960 है। इससे एक आगे बढ़ जाएंगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, हमको 3 डिजिट नंबर ही चाहिए था। तो बस यहाँ कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दोगे, हमको आंसर मिल गया 960। तो आप लिखोगे दस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12 इज, या इक्वल लगा सकते हो 960। तो 960 इसका आंसर हो गया। तो 5th वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी। तो यहाँ पर देखो ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है 3 अलग अलग चौराहों पर, यानी 3 चौराहे हैं, तीनों पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। वहाँ लाइट क्या हो रही है, चेंज होती है। भाई रेड है, रेड से ग्रीन होगी, ग्रीन से रेड होगी, इस तरह से होती रहेगी। तो चेंज होने का कुछ टाइम होगा कि इतनी देर तक रेड रहेगी, फिर इतनी देर तक ग्रीन रहेगी, फिर इस तरह से इतनी देर बाद रेड हो जाएगी। तो वो जो चेंज होने का टाइम है वो आपको दिया हुआ है। जैसे एक चौराहे पर 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, दूसरे पे 72 सेकंड में चेंज हो रही है, तीसरे पे 108 सेकंड पे चेंज हो रही है, इस तरह से हो रही है। आपको क्या बताना है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर सुबह के 7 बजे एक साथ वो चेंज होती है, एट वॉट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो वो कौन सा टाइम होगा जहां पर वो फिर से एक बार एक साथ चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले वाले चौराहे की बात कर ले, वहां रेड लाइट थी, 48 सेकंड के बाद चेंज होकर मान लो ग्रीन हो गई। तो ये कब हो गई, जब 48 सेकंड बीत गया। ये ठीक 7 बजे की बात है, रेड थी, उसके 48 सेकंड के बाद वो ग्रीन हो गई। फिर अगले 48 सेकंड में, यानी अगर हम 7 बजे से देखें टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 48, फिर यहाँ से यहाँ तक 48, फिर से यहाँ रेड हो गई। तो स्टार्टिंग से टोटल टाइम कितना हो गया, 48 + 48, जो कि होगा 96। इसी तरह से फिर से 48 सेकंड जब बीतेगा तो फिर से ये ग्रीन हो जाएगी। यानी अब स्टार्टिंग से देखें तो कितना टाइम बीत गया, 96 + 48 यानी 144 सेकंड हो गया। इस तरह से कहानी चलती रहेगी, एक चौराहे की कहानी है। इसी तरह अगर दूसरे चौराहे की हम बात कर लें, वहाँ भी सुबह 7 बजे चेंज होती है, क्योंकि 7 बजे सुबह ऐसा टाइम है जहाँ तीनों की लाइट एक साथ चेंज हो रही है। जैसे मान लो ये चेंज हो गई 7 बजे, लेकिन दूसरे वाले चौराहे पे जो लाइट है वो 72 सेकंड बाद चेंज होगी। यानी ये मान के चलो यहाँ कहीं आकर ये ग्रीन हो गई, तो ये आपका 72 सेकंड हो गया। अब फिर से 72 सेकंड के बाद फिर से लाइट चेंज होगी, इस बार रेड हो जाएगी ये। तो स्टार्टिंग से देखें तो कितना टाइम बीत जाएगा, रेड से ग्रीन हुई 72 सेकंड में, ग्रीन से रेड होगी फिर से 72 सेकंड में, तो 72 + 72 144 होगा। अब देखो 144 ऐसा टाइम है जहाँ पर दोनों जो लाइट है फिर से एक साथ चेंज हो रही है। यानी एक बार सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई थी कि रेड हुई, फिर उसके बाद 144 सेकंड के बाद फिर से दोनों लाइट एक साथ चेंज हो रही है। पहले वाले चौराहे पे जो लाइट थी वो ग्रीन हो रही है, दूसरे वाले पे रेड हो रही है, लेकिन चेंज तो हो रही है ना दोनों। तो यही आपको बताना है। लेकिन हमारे पास 3 चौराहे हैं, एक और चौराहा है 108, तो ऐसा टाइम हमको बताना है जहाँ तीनों एक साथ फिर से चेंज हो। ये तो 2 का हो गया, जब तीनों का लोगे तो फिर एक दूसरी वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ये तो देखो आप। अगर मैं बात करूँ इस 48 की, 96 की, 144 की, तो ये सब 48 के मल्टीपल हैं। इसी तरह 72 की बात करूँ, 144 की बात करूँ, तो ये 72 के मल्टीपल हैं। और अगर हम सिर्फ 48 सेकंड 2 ही चौराहे की बात करें, 48 सेकंड और 72 सेकंड पे, तो हम देख रहे हैं 44 सेकंड एक ऐसा टाइम है जहाँ दोनों एक बार फिर से एक साथ चेंज होंगी। और 144 क्या है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है।
तो यहाँ से आप समझ गए कि ये जो तीनों हमको टाइम दिए हुए हैं इनका हमको कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। और कौन सा कॉमन मल्टीपल? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम वाला कॉमन मल्टीपल। क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है कि 7 बजे एक बार चेंज हुई एक साथ, उसके बाद अब फिर से कब चेंज होगी, तो जब सबसे पहली बार फिर से चेंज होगी वही वाला आपको बता देना है। वरना ऐसा टाइम आता रहेगा जहाँ बार बार वो एक साथ चेंज हो रही है, लेकिन सबसे पहली बार 7 बजे के बाद कब चेंज होगी वो आपको बताना है। तो ये समझ गए कि हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं 48, 96, 44 ये मल्टीपल्स की बात हो रही है और ऐसा मल्टीपल चाहिए जो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी एलसीएम हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी समझ सकते थे जो आपको मैंने बताया था। ये देखो एचसीएफ कब निकालेंगे, एलसीएम कब निकालेंगे। देखो लाइट जो चेंज होगी वो कम से कम, जैसे हम पहले वाले की बात करें तो 48 सेकंड के बाद ही चेंज होगी ना, यानी 48 सेकंड से कम तो वैल्यू नहीं आ सकती, उससे ज़्यादा ही आ सकती है। तो जैसे मैंने बताया था जो नंबर दिया है वो या उससे ज़्यादा है तो मल्टीपल की बात होगी। तो कई तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमको क्या करना है। अब चलिए हम आंसर इसको निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू चेंज द लाइट साइमल्टेनियसली अगेन, यानी कितना टाइम लगेगा एक साथ लाइट को चेंज होने में फिर से, यानी एक तो 7 बजे चेंज होगा, उसके बाद फिर से कब चेंज होगा, कितने टाइम के बाद, तो वो क्या होगा? इज़ द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। तो बस अब इनका एलसीएम निकाल लो। 2 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। फिर से एक बार 2 से डिवाइड होगा तो ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 9 18, 27 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही उतार लो। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 9 और 27 नहीं डिवाइड होंगे, ऐसे ही उतार लो। अब 2 से तो कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं तो 3 से कर लो, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 1 तो हो गया पूरा तो ऐसे ही उतार लो, 3 1 3, 3 3 9। अब फिर से एक बार 3 से डिवाइड कर लो, 1 और 1 ऐसे ही आ गया, 3 1 3। अब सारे ही 1 हो गया तो काम हो गया। तो एलसीएम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 432। यानी 432 सेकेंड के बाद फिर से ऐसा टाइम आएगा जहां तीनों लाइट एक साथ चेंज होगी, लेकिन हमको टाइम बताना है कि कितने बजे होंगे वो। जैसे 7 बजे स्टार्ट करें तो 7 बज के कितना मिनट कितना सेकेंड, इस तरह की कहानी बतानी है। तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 432 सेकेंड्स। अब इसको मिनट में अगर हम चेंज कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि 7 बज के कितने मिनट, और अगर कुछ सेकंड रह गया पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो कितने सेकंड के बाद ये चेंज होगी। तो सेकंड को हम पहले मिनट में बदल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितना मिनट होगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 432 इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 6 7 42 होता है, और 0 है तो 420 हो जाएगा, 420 माइनस करोगे तो यहाँ 12 रह जाएगा। यानी 7 मिनट तो पूरा और 12 सेकेंड और इतना टाइम लगेगा। तो ये डिवाइड करके इस तरह से आप दिखा सकते हो। अब आप क्या करना, ये जो लाइन है इसको डिवाइड करने के बाद लिखना, यानी एलसीएम आपने निकाल लिया, फिर इस 432 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, यानी 7 मिनट आ जाएगा, और 12 जो बच गया वो 12 सेकेंड हो गया। क्योंकि अगर ये 420 होता 420 सेकेंड तो 420 सेकेंड कितना मिनट होता है? 7 मिनट होता है, लेकिन ये 432 है यानी प्लस 12 सेकेंड और है, तो इसीलिए 7 मिनट और 12 सेकेंड और। ठीक है, द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 432 सेकेंड, दैट इज़ 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। यानी 7 बजे एक बार चेंज हुआ और उसके बाद 7 बजने के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर से ऐसा होगा, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट लाइन आप लिखोगे 10 ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली। ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ चेंज होगी कब? एट 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स पास्ट 7 AM अगेन, यानी फिर से। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स, 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वाले में किया था, वहाँ 2 बोरी थी, उसका वजन था, किस वेट से नापेंगे, यहाँ पर लीटर्स में दिया हुआ है तो किस कंटेनर से उसको नापेंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देखो वहाँ भी लिखा था ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट वाला देखो यही लिखा था ना, तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर आपको HCF निकालना है, यहाँ पर भी हमको HCF निकालना है, उसी जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है। तो पहले ये पूरी कहानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप छाप दो। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज द HCF ऑफ 403, 434 एंड 465। इन तीनों का HCF हम निकालेंगे।
यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम की बात कर रहा था, तो यहीं से आइडिया लगा सकते थे कि हमको HCF निकालना है। अब HCF निकाल लो। अब 403 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा नहीं, 3 से, 5 से, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, ये जाकर 13 से होगा। इतना आपको चेक करना पड़ेगा किससे होगा ये, ठीक है। तो ये 31 टाइम्स जाएगा। अब 31 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 31 से ही डिवाइड होगा और ये 1 आ जाएगा। 434 2 से डिवाइड होगा और 217 आ जाएगा। 217 आपका 7 से डिवाइड होगा, 31 आ जाएगा और देखो 31 फिर से आ गया, तो 31 से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है। 465 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा और आपका 155 आ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो आपका 31 आ जाएगा, फिर से 31 आ गया तो 31 से डिवाइड होगा। 403 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 31। 434 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 31। 465 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 31। अब कॉमन देख लो, आपको सिर्फ 31 मिलेगा जो तीनों में कॉमन है, तो HCF क्या आ गया? 31। अब लास्ट लाइन आप लिखोगे, दस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर, जो कंटेनर हमको चाहिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? इज 31 लीटर्स। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब लीस्ट दिख गया, इसका मतलब कुछ LCM जैसा हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आपने LCM निकाल के आगे बढ़ गए, बल्कि क्वेश्चन भी पढ़ो कि आगे क्या कह रहा है। सिर्फ LCM निकालने से काम नहीं बनेगा। अब चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। हमको एक लीस्ट नंबर चाहिए, छोटा छोटा नंबर चाहिए, जिसको हम 6, 15 और 18 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा उतना भी भूल जाओ। बस हमको पहले वो नंबर चाहिए जो 6, 15 और 18 तीनों से डिविजिबल हो। तो कौन डिविजिबल होगा? 6 से कौन डिविजिबल होगा? जो 6 के मल्टीपल में होगा। जैसे 6 डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, 18 6 से डिवाइड हो जाएगा, 15 की बात करें तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 30 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है? मल्टीपल्स ही तो हैं। और ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब इनका कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए। और लीस्ट लिखा हुआ है यानी LCM हमको चाहिए। तो पहला काम LCM निकाल लेते हैं, फिर हम आगे देख लेंगे रिमाइंडर की क्या कहानी है। तो जैसा आपके देखो बुक में एग्जाम्पल भी दिया है इस तरह क्वेश्चन का, उसी तरीके से हम आंसर लिखेंगे। वी फर्स्ट फाइंड द LCM ऑफ 6, 15 एंड 18। इन तीनों का LCM निकाल लेते हैं एज फॉलोज। 6, 15, 18 इसका LCM निकालना है। 2 से डिवाइड कर लो। 2 3 ज़ा 6, 15 नहीं होगा 2 से डिवाइड, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से कोई भी नहीं डिवाइड होगा तो 3 से देख लो। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से डिवाइड कर लो। 1 और 5 तो होगा नहीं, 3 1 ज़ा 3। अब 5 से डिवाइड कर लो। 1 5 1 ज़ा 5 और 1, अब 1 1 आ गया ना। तो LCM क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 90। तो LCM हमारा 90 आ गया। यानी 90 एक ऐसा नंबर है जो 6, 15 और 18 इससे पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी जब डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? रिमाइंडर 5 आना चाहिए। अगर हमको रिमाइंडर 5 चाहिए तो जो नंबर हमारा आया है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे। अब कहोगे ये क्यों? जैसे मान लो आपको 2 रोटी खानी है, आपने कहा मम्मी से कि 2 रोटी बना दो, तो 2 रोटी बनेगी, 2 खा लोगे तो क्या होगा? कितनी रोटी बची? 0। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि 1 रोटी बच जाए और आपको 2 खानी है, तो आप कितनी बनवाओगे? आप कहोगे मम्मी से कि तुम मेरे लिए 3 रोटी बना दो, तो 3 रोटी बनेगी, 2 रोटी खा लोगे, 1 बच जाएगा। यानी 1 आपको बचाना है तो 1 एक्स्ट्रा आपको बनवाना पड़ेगा। खाना आपको 2 ही था लेकिन 1 आपने एक्स्ट्रा बनवा ली, 2 + 1 = 3 बनवा ली। अगर चाहते हो 2 रोटी बन जाए तो 4 रोटी बनवाओगे, 2 खा लोगे, 2 बच जाएगी। यही कहानी यहाँ पर भी है। आपको जितना रिमाइंडर चाहिए ना उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। आप लिखोगे 90 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, 15 एंड 18। ब्रैकेट में आप लिख दोगे दैट इज रिमाइंडर इक्वल्स 0। तो इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। आगे लिखोगे टू गेट रिमाइंडर इक्वल्स 5 वी हैव टू ऐड 5 to 90। अगर हम चाहते हैं कि रिमाइंडर हमारा 5 बचे तो हमको 90 में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे दस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज, या इज हटाओ इक्वल लगा दो, 90 + 5 इक्वल्स 95। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन सा है? 95 है। अब 95 को ऐसे चेक भी कर सकते हो। ये आपको आंसर में लिख के नहीं दिखाना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अगर 6 से डिवाइड करूँ इसको, 6 1 ज़ा 6 माइनस करा 3 और 5 आ गया, 6 5 ज़ा 30 माइनस करे तो 5 रिमाइंडर बच गया। तो 5 रिमाइंडर हमको चाहिए। इसी तरह आप 15 और 18 से भी डिवाइड करोगे, देखोगे रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो जितना रिमाइंडर हमको बचाना था उतना हमने ऐड कर दिया। तो ये हो गया 8th वाले का आंसर कंप्लीट। 9th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ भी आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए था, यहाँ 4 डिजिट चाहिए। वहाँ 6, 8 और 12 था, यहाँ 18, 24 और 32 चाहिए।
बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। द नंबर्स डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32 आर, कौन से नंबर होंगे जो इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लो। अब 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 9 18, 2 12 24, 2 16 32। फिर से एक बार 2 से डिवाइड हो गई है, 9 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 6 12, 2 8 16। फिर से 2 से होगा, 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 3 6, 2 4 8। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 9 और 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 2 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 9 और 3 ऐसे और 2 1 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 1 3 और ये 1 ऐसे ही। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 और ये 1 और 1। एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ जाएगा आपका 288। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इस 288 का आप मल्टीपल निकालते जाओ और जो पहला 4 डिजिट नंबर आपको मिल जाए वही सबसे छोटा 4 डिजिट होगा और वो हमारा आंसर होगा। मल्टीपल्स ऑफ 288 आर, एक तो 288 हो गया, दूसरा 288 मल्टीप्लाई बाई 2 576 हो गया, फिर 288 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 864 हो गया। तो अगला आपका 864 हो गया। आपको इसी तरह से मल्टीपल निकालते जाना है, जो पहला 4 डिजिट नंबर आपको मिल जाए इस मल्टीपल वाली लिस्ट में वही आपका आंसर होगा। जब 288 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1152 आ जाएगा। और देखो ये 4 डिजिट है और यही वो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल होगा। बाकी ये चारों नंबर 18, 24, 32 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये 3 डिजिट के हैं। हमको सबसे छोटा 4 डिजिट का चाहिए था, तो जैसे ही हमको 4 डिजिट वाला पहला नंबर मिला वो हमारा आंसर हो गया। तो बस अब लास्ट लाइन लिखोगे, दस द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32 इज, कौन सा होगा, 1152। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम आपको निकालना है। निकालने के बाद ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेनिंग एलसीएम्स। तो एलसीएम जो निकाल लोगे तो एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या आपको पता चलता है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। क्या एलसीएम जो आपको देखने को मिल रहा है वो जो 2 नंबर जिनका एलसीएम आपने निकाला था उनका प्रोडक्ट है। तो चलिए एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं, तब हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो 9,4 2 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे आ जाएगा, 2 1 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 और ये 1। फिर से एक बार 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 और ये 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि आपका होता है 36। मैं इसे यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, आप चाहे तो साइड में लिख लेना, क्योंकि यहाँ चारों पार्ट मुझे कराना है। बी वाला है 12 एंड 5, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 1, 1 1 आ गया ना। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि आपका 60 होता है। सी वाला 6 एंड 5, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 और 5 ऐसे ही उतर आएगा। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 से डिवाइड होगा 1। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स 30। अब डी वाला देख लो, 15 एंड 4, 2 से डिवाइड होगा, 15 नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 15 ऐसे ही उतार लो, 2 1 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15 और ये 1। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 और 1 1 आ गया ना। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि होता है आपका 60। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना था आपको प्रॉपर्टी, और नंबर हमारे कौन से थे, 9 और 4, 4 9 36 होता है। तो एलसीएम क्या आ रहा है, जो नंबर हमारे थे उनका प्रोडक्ट आ रहा है। बी वाले में भी देखो एलसीएम 60 आ रहा है और नंबर हमारे 12 और 5 है, 12 5 60। इसी तरह यहाँ सी वाले में 30 आ रहा है और नंबर हमारे 6 और 5 है, 6 5 30। एलसीएम यहाँ डी वाले में 60 आ रहा है, 15 4 60। तो यह आपसे पूछ रहा है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इन ईच केस। जो एलसीएम आ रहा है क्या दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप लिखोगे यस। इस तरह करने के बाद लास्ट टाइम में आप लिख सकते हो यस एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस, यहाँ लास्ट में लिख सकते हो। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है, एलसीएम बताना है जो नंबर नीचे दिए हुए हैं। इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। यहाँ जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। जैसे 5 की बात कर लें तो 5 20 का फैक्टर है, क्योंकि 5 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। बी वाले में देख लो 6 18 का फैक्टर है, इस तरह 48 12 का फैक्टर है, 45 9 का फैक्टर है, 9 5 45 पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। तो जो रिजल्ट निकल आएगा तो फिर देखो आपको क्या देखने को मिलता है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं।
2 से डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। 2 10 ज़ा 20, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा तो ऐसे ही उतार लो, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि आपका होता है 20। बी वाला है 6, 18, 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 1 ऐसे ही उतार लो, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि आपका होता है 18। सी वाला है 12, 48, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा। जब तक 2 से डिवाइड होगा कोई एक नंबर भी करते रहेंगे हम। 3 नहीं होगा तो ऐसे ही उतार लो, जो ना हो उसको ऐसे ही उतार लो। 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 3 ऐसे ही उतर आएगा, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम की बात कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि आपका होता है 48। डी वाला है 9, 45, तो 2 से दोनों ही डिवाइड नहीं होंगे, तो फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 1 ऐसे ही उतार लो, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि आपका होता है 45। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एलसीएम 20 है और दूसरा वाला नंबर जो बड़ा वाला है वो 20 है। एलसीएम 18 है, बड़ा वाला नंबर 18 है, यहाँ बड़ा वाला नंबर 18 है, एलसीएम 18 है, यहाँ 45 है बड़ा नंबर, एलसीएम भी 45 है। तो यहाँ देख के हमें ये पता चला जो एलसीएम है वो वही आ रहा है जो कि हमारा बड़ा वाला नंबर है, जिसका फैक्टर है दूसरा वाला नंबर। तो यही चीज़ आप लिख दोगे लास्ट में। वी ऑब्जर्व दैट एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, जो एलसीएम है वो बराबर है किससे, इज इक्वल टू द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है उसके बराबर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ आकर ये जो हमारी एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने आपको आंसर बता दिया, बल्कि क्यों कौन सी चीज़ हम कर रहे हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। वीडियो भले ही बड़ी बन गई होगी, लेकिन ये एक्सरसाइज आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी। आपको एक्सरसाइज या ट्राइदीज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राइदीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।